जम्मू कश्मीर की बाढ़ 2014 डिजास्टर मैनेजमेंट की केस स्टडी में आपको यह शामिल है। इस चीज को अपन देखेंगे। क्या थी यह घटना? बहुत ही बेसिक थी, जो इन्फॉर्मेशन था वो हमारे पास में होनी ही चाहिए कि कब की बात है। 2014 की बात है। 2014 में भी कब की बात है? 2 से लेकर 8 सितंबर तक की बात है। कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र प्रभावित हुआ था, नाम से ही हमको पता है। लेकिन उसके स्पेशल कुछ जिले कौन कौन से? राजौरी, श्रीनगर, बांदीपुर, ये जिले कहलाते हैं। ये काफी प्रभावित होने वाले हैं इस बाढ़ से। लगभग डेथ कितनी हुई हैं? तो 550 से ज्यादा डेथ की संख्या मानी जाती है कि इसमें ये हुआ था। इसका कारण क्या था? कारण था झेलम नदी में बाढ़ का आना। उसकी वजह थी 2 से लेकर 8 सितंबर तक रेगुलरली बारिश हो रही थी। बारिश होते होते इतनी स्थिति बढ़ जाने वाली है कि झेलम नदी ओवरफ्लो हो जाएगी, प्लस चिनाब नदी भी जम्मू कश्मीर की जो वो भी ओवरफ्लो होगी। तो उसके कारण काफी बाढ़ की स्थिति बनेगी। बाढ़ का पानी काफी बढ़ गया वर्षा के कारण। फाइनली रिहायशी इलाकों में घुस जाने वाला है और वह क्षेत्र डूब जाएगा। भारतीय सेना ने इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया हुआ था। काफी लोगों को उन्होंने बचाया, फिर भी कुछ लोगों की डेथ हुई, जैसा कि आपको दिया है। कितना नुकसान हुआ संपत्ति का बता दें। 5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में संपत्ति का नुकसान हुआ है। जबकि गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट कहती है कि 450 गांव डूब गए थे। तो ये बेसिक डेटा है, हमारे पास में होना चाहिए। इन शॉर्ट में जब आपको यह लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल 3 मार्क्स के हिसाब से, तब आपको इतनी चीजें को लिख देनी चाहिए। तो इतने में ही आपका कवर अप हो जाने वाला है इन शॉर्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन को लेकर, जब आपको शॉर्ट में बिल्कुल वहां पर बताना है। तो ऐसा माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के लिए उसकी अर्थशास्त्र सबसे भयानक बाढ़ में से एक कहलाती है ये। और यह बाढ़ केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं रही, बल्कि पड़ोस में जो पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, जिसे वो आजाद कश्मीर कहता है, गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया, प्लस पंजाब प्रांत जो कहलाता है पाकिस्तान का, उस पर भी इसका असर देखा गया। काफी कैजुअलिटी वहां पर भी होने वाली है। हालांकि उसका डेटा हमारे पास में नहीं है और आपकी केस स्टडी में वह शामिल नहीं, इसलिए हम उसको ज्यादा बात नहीं कर रहे। हुआ कैसे क्या? तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको देखें तो यह घटना ऐसे होती है कि 2 सितंबर 2014 से बारिश की शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर उससे सटे हुए इलाकों में। काफी तेज बारिश होती है। बारिश जब तेज होती चली जाएगी तो लैंडस्लाइडिंग की स्थिति बढ़ती जाएगी, लैंडस्लाइडिंग बढ़ जाती है। पानी भी बरस रहा है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो बाढ़ की स्थिति शुरुआत हो चुकी है, प्लस लैंडस्लाइडिंग हो रही है। जल स्तर कैसे क्या बढ़ता? 2 तारीख से चालू हुई है, 8 तारीख 9 तारीख तक ये चलेगा। 5 सितंबर को झेलम नदी में श्रीनगर में हम देखें जल स्तर कितना दिया हुआ आपको, 6 मीटर के ऊपर, 7 मीटर राउंड ऑफ में आप कह सकते हो गया। और भी कुछ जिले जैसे अनंतनाग जिला दिया वहां पर तो 10 मीटर तक पहुंच जाने वाले, जो कि खतरे के निशान से कितना ऊपर कहलाता है, इतने इतने फीट, इतने इतने मीटर ऊपर कहलाता है। 3.7 या कह सकते हो डायरेक्टली 4 मीटर ऊपर कहलाता है। 4 मीटर ऊपर बह रही थी। एक बहुत मोटी मोटी बात आप ध्यान रखिएगा। चिनाब नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती है जब लगातार इतनी बारिश होती है। तो काफी क्षेत्र भी डूबने वाले, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के, उत्तर भारत में। बताया जाता है कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ घाटी क्षेत्र। जम्मू कश्मीर का जो घाटी क्षेत्र कहलाता है, वैली एरिया कहलाता है, वैसे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है या दुष्प्रभावित होने वाला है। 2500 के आसपास गांव जो है उससे प्रभावित हुए और 450 गांव, जैसे कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, उसमें डूब चुके हैं या उस क्षेत्र में आ गए थे, ऐसा हमने देखा। ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होने वाले हैं। जिलों के नाम आपको वहां पर दिए हूँ, ऊपर हम देख चुके हैं, शॉर्ट में चर्चा कर चुके हैं। झेलम नदी जब खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी तो हर सेकंड हम देखेंगे कितना मीटर वहां से पानी छोड़ा जा रहा था। इतना मजबूरी है थी कि इस पानी को रोका नहीं जा सकता था। यदि इसको रोकते तो डैम टूट सकता था, तो इसको रोकना संभव नहीं था। फाइनली 8 सितंबर आते आते पूरे हम इसके आसपास के क्षेत्र देखें, श्रीनगर और उसके आसपास के जो जिले हैं, तो लगभग सभी में एक एवरेज अगर बोला जाए तो 4 मीटर तक पानी हो गया था। अधिकांश घर डूब गए थे। ग्राउंड फ्लोर तो डूब ही गया था, पूरा का पूरा ही डूब जाने वाला है। बाढ़ क्यों आई, इसके कारण क्या थे? तो ऊपरी तौर पर हम देखें तो इसका मूल कारण आपको क्या बताया? मूसलाधार बारिश लगातार होना, कई दिनों तक होना, 2 से लेकर 8 तारीख आपको बताया गया है, तो उसके कारण आई। परंतु अगर हम व्यापक दृष्टि से इस चीज को देखें तो इसके कई कारण थे, जिसको हम मौसमी कारक, भौतिक कारक, मानवीय कारकों में बांट सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण कहलाता है वह क्या होता है? मानवीय कारण होता है ना। तो फिर भी देखते हैं मौसमी कारक। बादलों का फटना, बारिश का तेज होना, पहला कारण मौसमी। भौतिक कारण में हम बात करें तो नदियों का जो कैचमेंट क्षेत्र है उसका होना, उसका छोटा होना, उतने अधिक मात्रा में है जल को धारण नहीं कर पा रही थी, तो ये पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट वन, अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था का होना, यानी जितना पानी आ रहा था वो पानी निकल नहीं पा रहा था। खासकर जो कैचमेंट एरिया वहां पर भरता चला जा रहा था पानी। रीजन क्या है? मानवीय कारक है उसके। फॉर एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन होना,
बिल्डिंगों का निर्माण कर लिया जाना, वहां पर जगह को भर करके वहां एग्रीकल्चर लैंड प्रिपेयर कर लिया जाना, या बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स का लगा दिया, तो ये सब मानवीय कारणों के कारण ये सब हो रहा है। इसलिए मैंने कहा मानवीय कारण सबसे महत्वपूर्ण है। मानवीय कारणों में अगर हम बात करें, सबसे पहले वनों की कटाई। वनों की कटाई ने इसको भयावह बना दिया। कैसे? वनों की कटाई होने के कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी भूमि मजबूती से उसको पेड़ की जड़ें पकड़ लेती थी, वह नहीं हो पाया, पेड़ कट चुके थे, तो वह पूरा पूरा बह जाने वाला है पानी के साथ में, फाइनली लैंडस्लाइडिंग बढ़ेगी। बड़ी बड़ी चट्टानें मिट्टी से पकड़ी हुई थी, और मिट्टी को पकड़ी हुई थी कौन? पेड़ों की जड़ें। तो अब वो चीज समाप्त हो गई, क्योंकि वनों की कटाई हमने व्यापक पैमाने पर की है, अंधाधुंध की हुई है। तो इसके कारण भी क्या हुआ? लैंडस्लाइडिंग हुई, और बाढ़ का जो पानी था वह ग्राउंड लेवल पर नहीं जा पाया, यानी जमीन उसको सोख नहीं पा रही थी, क्योंकि वन कट गए थे। यदि वन होते, उनकी जड़ों के कारण छिद्र बने होते, रोम छिद्र की तरह बने होते हैं, और पानी नीचे की ओर जाता है, परंतु वनों के अंदर उनकी कटाई के कारण ये प्रॉब्लम हुई। दूसरा, गाद का इकट्ठा होना। बड़े बड़े जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाकर रखे हैं वहां पर, उसके कारण क्या हुआ है कि डैम में भी गाद इकट्ठी हो गई है, और नदियों में भी गाद तो इकट्ठी नेचुरल वे में होती ही होती है, तो उसको हम नहीं निकाल पाए। नेक्स्ट वन, दोषपूर्ण कृषि। जो हम कृषि करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे तकनीकी दोष होते हैं जिनके कारण भी वह जो एरिया है वह बंध जाता है, और पानी को निकलने की पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है। जो स्टॉप डैम वगैरह बताए गए थे, या तो वो ओवरफ्लो हो गए थे, या उनमें से कई टूट गए थे, उसको टूटना भी कह सकते हैं आप। तो यह भी एक कारण था। त्वरित शहरीकरण। वनों को काट करके जो रिवर का कैचमेंट एरियाज है, प्लेन एरिया अच्छा मिल जाता है, वहां पर भी नई नई बिल्डिंगों का, शहरों का निर्माण किया जाना, यह भी एक मानवीय कारक है जिसने इसको भयावह बना दिया। क्योंकि जब आप नदी के मार्ग पर ही शहरों को बसा लेंगे, और नदी जब ओवरफ्लो होगी तो वो बहा कर ले जाएगी। जैसे आपके यहाँ शहर में भी होता है कि नदी के किनारे बिल्कुल घाटों पर मकान बने होते हैं, घर बने होते हैं, लेकिन जब पानी तेज बरसता है, बारिश का मौसम होता है, तो कितने क्षेत्र उसके आसपास के डूब जाते हैं। तो वहां पर यदि लोग रहेंगे तो जान माल की क्षति तो होगी ही। पर्यावरण की क्षति एक सबसे खास कारणों में से एक कहलाता है। ओवरऑल चाहे वनों की कटाई हो, चाहे हम देखें अर्बनाइजेशन हो, ये सब चीजों के कारण भी पर्यावरण की क्षति हुई, और उसका लॉन्ग टर्म में हम देखें इंडस्ट्रीज वगैरह से लेकर अन्य चीजों में। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। इसके कारण क्या हुआ है कि भारत में बाढ़ सहित बहुत प्रकार के जो खतरे हैं वह बढ़ गए हैं, आपदाओं की संख्या बढ़ गई। चाहे चक्रवात हो, चाहे हम देखें सुनामी वाली बात हो, अर्थक्वेक वाला हो, आग लगना हो, लैंडस्लाइडिंग हो, बाढ़ हो, तो ये सब बढ़ गए हैं। इसकी आवृत्ति को हमने बढ़ा दिया मानवीय गतिविधियों, तो इसके कारण भी आपदा बहुत भयावह होगी। दूसरा एक और सबसे खास कारण कहलाता है प्रशासनिक स्तर पर आपसी समन्वय का अभाव, इसका ना होना। कैसे? आपदा पूर्व जो सूचना तंत्र था उसका सही तरीके से काम ना करना, व्यापक जन प्रसार ना होना, चेतावनी का सही तरीके से जारी ना किया जाना, वो चेतावनी लोगों तक ना पहुंच पाना कि ऐसी कोई संभावना हो रही है कि बारिश लगातार होगी और बाढ़ की स्थिति बन सकती है, तो लोग उसके प्रति प्रिपेयर ही नहीं हो पाए, वो अपने घरों में छुपे रहे। जबकि उनको बताया जाना चाहिए था कि साहब जी इतना एरिया डूबने वाला है, आप कृपया ऊंचे स्थानों पर जाएं, या उनको निकालने के लिए पहले से ही काम किया जाना था, पहले से एक्टिव होना चाहिए। तो एक सही कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उनमें। तो यह भी एक बहुत बड़ी कारण बनेगी उस आपदा की। साथ ही साथ जनता में भी जागरूकता का अभाव है इन चीजों को लेकर, क्योंकि इनमें से बहुत से जो मानवीय कारक हम देखेंगे कि आम जनता के द्वारा भी किए गए, चाहे अर्बनाइजेशन, शहरों का निर्माण वगैरह हो, उनको वह शामिल है, दोषपूर्ण कृषि में वह खुद भी शामिल है। तो ये पर्यावरणीय क्षति और मानवीय कारक जो हम देखें, उसके कारण यह आपदा भयावह होने वाली। परिणाम क्या होगा? सीधी सी बात है, बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ जाने वाला है। इवन इलाके के जो होटल होंगे, इमारतें होंगी, जहां पर लोग रुके हुए थे, नागरिक रुकते हैं या नागरिक रहते हैं, वो एरिया 1 मंजिल तक पानी में डूब जाएगा। विदेशी पर्यटक भी वहां पर थे, वो फंस गए थे, उन्होंने देखा था कि कितनी बुरी स्थिति भारत में। एक और डेवलपमेंट की बात होती है, एक और भारत की बात होती है कि 5वीं बड़ी, 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गया, और दूसरी ओर स्थिति हम देखें तो इन मूलभूत समस्याओं से हम नहीं निकल पा रहे हैं। और क्या परिणाम हुए? 50 से अधिक पुल क्षतिग्रस्त हो गए, सड़क मार्ग, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त होने वाले हैं। पूरे एरिया में भूस्खलन होने वाला है, लैंडस्लाइडिंग और भारी वर्षा के कारण बहुत सी इमारतें, ब्रिजेस, सड़कें और फसलें तक बर्बाद हो जाने वाली है, यानी जान और माल दोनों की क्षति होने वाली है। जो हाईवे जम्मू कश्मीर टू पठानकोट वाला, उस पर हमको ट्रांसपोर्टेशन रोकना पड़ा। ये कब शुरू हो पाया? 8 सितंबर के बाद में ही इसको चालू किया जा सका, और कई जगह तो ये टूट गया था। बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं इसकी। जो ट्रेन का रूट था उसे भी हमको बंद करना पड़ा, जो एयरपोर्ट थे उन्हें भी हमें बंद करने पड़े, चाहे हज विमान यात्रियों वाली बात हो, उसी समय जा रहे थे, चाहे अदर जो हमारे एयरलाइंस के हो, उनको हमको रोकना पड़ गया।
9 सितंबर के बाद में जम्मू कश्मीर में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन को सिस्टम को शुरू किया जा सका, रेगुलर किया जा सका जब बारिश कम हो गई, बंद हो गई। और भी क्या हुआ, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सरकार ने सहायता की, निश्चित रूप से की। 25,000 तो टेंट भिजवाए गए, 40,000 से ज्यादा कंबल मांगे थे राज्य सरकारों ने, ये सभी पहुंचाए गए। वायुसेना ने सबसे पहले राहत कार्य प्रारंभ किया था, राहत और बचाव कार्य। उसके बाद में सेना भी करती है, एनडीआरएफ भी करती है, स्टेट बॉडीज भी करती, सभी करते हैं। मोदी जी ने इसको किस आपदा के नाम से बताया, दैट इज राष्ट्रीय आपदा। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, वो हमको मालूम होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। बचाव कार्य विधिवत हम देखें तो जैसा कि बताया, एयरफोर्स के द्वारा सबसे पहले, बाद में अदर अथॉरिटीज के द्वारा। तो कई अथॉरिटीज इसमें लगी हुई थी, इंस्टीट्यूशन लगे हुए थे। भारत के गृह सचिव उसको देख रहे थे, अनिल गोस्वामी। उन्होंने बताया 23 विमान, 29 से 30 हेलीकॉप्टर और भारतीय सेना की काफी नावें इसमें लगाई गई थी लोगों को निकालने के लिए। बीएसएनएल ने भी काफी अच्छा काम किया वहां पर। हम देखते हैं कि जो अस्थायी कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसे वी सेट करके कहा जाता है, उसे उन्होंने बनाया वहां पर अस्थायी तौर पर, ताकि कम्युनिकेशन किया जा सके। रीजन क्या था, जो उसके टावर वगैरह थे वो नष्ट हो गए थे, लाइंस वगैरह नष्ट हो गई थी, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। यही वजह है कि मजबूरन ये चीजें करनी पड़ी हमको। नेक्स्ट आ जाते हैं, IL-76 विमान जो है भारतीय सेना के, उनके माध्यम से भी हमने बहुत सी राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई। 50 टन राहत सामग्री दी, इसके बाद में और भी जाएगी, है ना। उसका डेटा आपको आगे दिया हुआ है। बताया जाता है, एक विज्ञप्ति, शासकीय विज्ञप्ति, उसमें दिया हुआ कि एनडीआरएफ ने 1,84,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया था। साहब जी, एनडीआरएफ के फुल फॉर्म से आप परिचित हैं। आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, धारा 44 के तहत हमने इसको बनाया हुआ है, तो ये परिचित होना चाहिए आपको। बीएसएनएल वाली बात हमने देख ली। इन्होंने सेना के साथ में, वायुसेना के साथ में मिलकर युद्ध स्तर पर काम किया, तो जितनी प्रशंसा की जाए यह कम है साहब। पानी काफी इलाकों में भर गया था। पानी को निकालने के लिए बहुत स्थानों पर हमने देखा कि पंप्स वगैरह भेजेंगे। विशाखापट्टनम वाले का एग्जांपल बेस्ट कहलाता है, काफी इसकी प्रशंसा होती है। खाद्य सामग्री की बात करें हम, पानी वगैरह की बात करें, तो यह भी पहुंचाया गया। पका हुआ खाद्य, कच्चा खाद्य, खाद्यान्न पैकेट वगैरह, ये सब हमने पहुंचाए। लोगों को टेंट मुहैया कराए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, कई स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस मामले में हेल्प करी। एक सबसे बड़ी समस्या हो रही थी वहां पर शुद्ध पेयजल का उपलब्ध ना हो पाना। बाढ़ में पानी गंदा हो गया था, दूषित हो गया था, कुएं वगैरह अन्य चीजें डूब गई थी, उपयोग के लायक नहीं बची। तो पानी को शुद्ध करके पीना मजबूरी थी वहां पर, नहीं तो उससे भी लोग प्रभावित होते और फाइनली बीमार होकर डेथ हो सकती। इसके लिए हमने कितनी 13 टन पानी को स्वच्छ करने वाली टैबलेट प्रोवाइड वहां पर कराई। प्लस बोतल बंद जो पानी था, लगभग 1.25 लाख बोतलें हमने वहां पर भेजी। संयंत्र वहां पर लगाए गए स्वच्छ पानी के लिए, तो इससे भी कैजुअलिटी काफी कम हुई। तो ये सब डिजास्टर के दौरान ये सब किया गया, उसके पश्चात में ये सब किया गया था। 52,000 से ज्यादा मरीजों का वहां पर इलाज किया गया, जो 4 फील्ड यानी अस्थायी हॉस्पिटल बनाए गए थे, उसमें इनको किया गया। सीमा सड़क संगठन, जिसका दायित्व होता है बॉर्डर की जो सड़कें होती हैं उनको बनाना, उनका मेंटेनेंस देखना। उनके काफी कर्मी लगे थे, लगभग 6,000 के आसपास कर्मी तैनात थे। उन्होंने कई सड़कों का मेंटेनेंस किया वहां पर और उनको आवागमन के लिए शुरू किया। तो ये एक बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका। तो इस प्रकार से राहत कार्य हुआ, सभी ने इसमें हेल्प की। सभी इंस्टीट्यूशन, हमारे अथॉरिटीज काम करते हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, एनडीआरएफ हो, स्टेट बॉडीज वगैरह हो। आर्थिक सहायता के बारे में हम बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा पहले 1,000 करोड़ रुपए पहले ही ऑलरेडी दिया गया था, जो बजट के तहत दिया जाता, तथा इसके पश्चात में पुनः 1,000 करोड़ यानी कि 2,000 करोड़ के आसपास लगभग राशि उनको प्रोवाइड की गई। इस भयावह आपदा के दौर में एक बहुत ही मानवीय जो मिसालें थी वह भी देखने को मिली कि जम्मू कश्मीर राज्य की सहायता अनेक राज्य सरकारों ने करी। मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने, तमिलनाडु ने काफी धन भी दिया और इसमें राहत सामग्री भी भिजवाई। महाराष्ट्र सरकार की भूमिका इसमें और भी महत्वपूर्ण है, उन्होंने सबसे ज्यादा राशि प्रोवाइड की थी और संसाधन भिजवाए थे साहब। तो इनको थोड़ी सा ध्यान रखेंगे। इसमें एक और अच्छा पॉइंट ये भी था कि बाढ़ से प्रभावित पाकिस्तान भी था। तो पाकिस्तान जो अधिकृत कश्मीर है, वहां पर भी प्रधानमंत्री महोदय, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मदद की पेशकश की थी और काफी हद तक सहायता भी की। तो ये थे आपकी जम्मू कश्मीर की बाढ़, उसके कारण, उसके प्रभाव, उसमें की गई सहायता। आपने उसको स्टेप बाय स्टेप देखा। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 100 वर्ड्स लिखने के लिए मिलेगा। सीधा सीधा सा अगर हम उसकी ड्राफ्टिंग के बारे में देखें तो जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर हम उस पर बात करें तो सबसे पहला तो एक इंट्रो का क्वेश्चन बनता है।
कि साहब जम्मू कश्मीर की आपदा क्या थी, 2014 की है जो आपदा थी, यह क्या थी। ठीक है, तो इसके बारे में आप बताएंगे साहब कि 5 पॉइंट विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। झेलम नदी, मूसलाधार बारिश 2 तारीख से लेकर 8 सितंबर तक 2014 में, झेलम नदी और चेनाब नदी का ओवरफ्लो होना, आसपास के क्षेत्रों का डूब जाना, बादल फटने की अनेक स्थानों पर घटनाएं प्लस लैंडस्लाइडिंग, इन्होंने उस आपदा को जन्म दिया। तो ये केवल बारिश नहीं थी, केवल बाढ़ नहीं थी, उसके साथ साथ कॉन्सिक्वेंसली हम देखेंगे क्रमागत रूप से एक के बाद एक घटनाएं हुई। फाइनली इसमें कैजुअलिटी की हम बात कर लें तो 550 प्लस लोग इसमें मारे जाते हैं, लगभग 6000 करोड़ की संपत्ति का इसमें नुकसान हो। तो जान की प्लस माल की आपने वहां पर क्षति बताई, अपने आप में भयावह थी। राहत किसके द्वारा? सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स, देन आर्मी, एनडीआरएफ, स्टेट अथॉरिटीज के द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट्स अपन बता सकते हैं वहां पर। तो यह अपने आप में एक भयावह थी, क्योंकि इसके पहले इतनी भयानक आपदा या बाढ़ संबंधी आपदा जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में नहीं देखी गई। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इंट्रो में बेसिक सी ये बातें आपकी आने वाली हैं, तो सही तरीके से आप प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट वन, इसके कारण। ऊपरी तौर पर कारण क्या था? बारिश का होना, मूसलाधार बारिश। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या बनने वाले हैं साहब जी? इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये बन जाने वाले हैं साहब जी, इसके कारण ही लैंडस्लाइडिंग, इसके कारण ही सड़क मार्ग वगैरह, रेलवे वगैरह का रुक जाना, कम्युनिकेशन सिस्टम का नष्ट हो जाना। लेकिन कारणों को अगर लॉन्ग टर्म में देखें, व्यापक दृष्टि से देखें, ब्रॉड वे में हम देखें, तो कारणों में क्या, मानवीय कारक ज्यादा जिम्मेदार हैं। मानवीय कारक कौन कौन से? पर्यावरण, वनों की कटाई, गलत तरीके से एग्रीकल्चर किया जाना, अर्बनाइजेशन, ये सबसे खास कारक है ना। इसके साथ ही हम देखें, इसमें जो प्रश्न बनेगा कि क्या यह प्राकृतिक आपदा थी या यह मानवीय आपदा भी थी। तो ध्यान रखिएगा, यही जो मानवीय कारक है उसे मानवीय आपदा में कन्वर्ट करेंगे, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 ध्यान रखना कि डिजास्टर के पहले, आपदा के पहले जो आपका तंत्र होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, उसके द्वारा सही तरीके से काम ना करना, यह भी इसको मानवीय आपदा बनाता है। चाहे लोगों को सूचना, चेतावनी जारी ना करना, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ना पहुंचाना, उन्हें प्रिपेयर ना करना, ये से क्या बना देता है? मानवीय आपदा में क्रिएट करते। तो मानवीय कारक में जो हमने ऊपर देखे, कारण नंबर 1 पर्यावरण, वनों का विनाश, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर वगैरह एक्सेट्रा, कैचमेंट एरिया, वो देखे। प्लस दूसरा क्या है? सिस्टम का सही तरीके से काम ना करना, कोऑर्डिनेशन का ना होना, सेंटर स्टेट में चेतावनी जारी ना होना, चेतावनी का प्रचार प्रसार उतना ना होना, इसने क्या बना दिया? इसे भयावह बना दिया। इससे क्या सीख सकते हैं हम? सीख क्या मिलती है? तो जो कारण है उन्हें उल्टा कर दीजिए आप, जिन कारणों से हुआ उन्हें ना होने दें, आगे से आप इसका ध्यान रखें, तो ये नहीं होंगे। तो यही तो सबसे बड़ी सीख है कि वनों का जो अंधाधुंध विनाश किया वो नहीं होना चाहिए। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, उनको नहीं अनुमति देना चाहिए। प्रशासन को इसके लिए पहले से तैयारी रखनी चाहिए। मजबूत सूचना तंत्र, चेतावनी केंद्र, ये सब हमको बनाना चाहिए, लोगों तक उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। अंधाधुंध जो गलत तरीके से, अवैज्ञानिक तरीके से कृषि की उसको कहा जाना चाहिए। जो पर्यावरणीय क्षेत्र, वन क्षेत्र वगैरह, वहां पर प्रोजेक्ट्स को रोका जाना चाहिए, अर्बनाइजेशन को रोका जाना चाहिए, एग्रीकल्चर को रोका जाना चाहिए। तो हम इसकी आवृत्ति को कम कर सकते हैं। बारिश के दौरान में बाढ़ की स्थिति ना बने, डूबी क्षेत्र में ना आए, तो ऐसे स्थानों पर शहरों को बसाना चाहिए जो कि ऊंचे हो, वहीं पर अनुमति देनी चाहिए। तो काफी हद तक चीजें हम सीख सकते हैं, यदि हम इनको फॉलो करते हैं तो ह्यूमन कैजुअलिटी कम हो सकती है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनेगा तो वो हम देख लेंगे। राहत कार्य के बेसिक जो डेटा है वो हमने काफी डिटेल में देखा। इसके प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको इसके बिहाफ में, इन डेटा के बिहाफ में लिखने का प्रयास आप करिए, आपको निश्चित रूप से बनेगा। ये कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, एक प्रश्न आया हुआ है, कश्मीर समस्या पर एक निबंध लिखिए। 2016 का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में आया है। कश्मीर की जो समस्या है
वह एक अलग टॉपिक है। ये जो आप पढ़ रहे हैं आपदा प्रबंधन के हिस्से ये अलग है। कश्मीर समस्या जी क्या है? 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण की, उसके कबायलियों ने, और काफी बड़ा एरिया पर कब्जा कर लिया, जिसे आज हम पीओके करके कहते हैं। यह प्रॉब्लम तब से चल रही है, यूएन में भी यह मसला उठा है, वहां पर है, यह आज तक यह सॉल्व नहीं हुई है। यही क्या है, यह कश्मीर समस्या है। क्यों हुई है, इसके कारणों को देखना, इसके बैकग्राउंड की हिस्ट्री को देखना, और आज तक चल रही है भारत और पाकिस्तान में सहमति का ना बन पाना, बॉर्डर एरिया का निर्धारित ना हो पाना। यह क्या, यह कश्मीर समस्या है। यह एक अलग क्वेश्चन है, जबकि ऊपर जो आप पढ़ रहे थे वह क्या था, आपका अलग क्वेश्चन। केवल 2014 में जो बाढ़ आई, उसके कारण जो आपदा आई, उसके बारे में हमको बात करना, वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से, ये एक अलग पॉइंट है। सॉरी सर, वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि यही है शायद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कोई प्रश्न आया हुआ है गत वर्षों में? सर कश्मीर से रिलेटेड तो नहीं है, मतलब आपदा से, कश्मीर आपदा से रिलेटेड। है, ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आया है, तो उसके लिए तैयार रहें आप। नोट्स में आपको आगे भी दिया हो कि भारत में बाढ़ के कारण क्या है, भारत में बाढ़ें क्यों आती हैं। भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, उनका शमन कर सकते हैं, और बाढ़ आ जाए तो नियंत्रण के क्या उपाय किए जा सकते हैं। ये आपको डेटा वहां पर दिया हुआ है, नोट्स में है, उसको पढ़िएगा आप लोग। और भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। टॉपिक सभी को समझ में आया? जी सर, जी सर, बहुत अच्छे से। थैंक यू। जय हिंद।